हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सिंगल फेस सप्लाई होती है, जिसकी वजह से ये स्टार्टिंग नहीं होती। तो हम इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, सेकंड मेथड है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, थर्ड मेथड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर एंड फोर्थ मेथड इज कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो इन 4 मेथड्स की हेल्प से हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं, जिनमें से ये फर्स्ट एंड सेकंड मेथड मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, कि कैसे कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की हेल्प से हम सिंगल फेज इंडक्शन मशीन को सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के यूज में, आज हम इसको इस लेक्चर में समझेंगे। तो हमें ये 4 मेथड्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की हेल्प से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया गया, जिसमें सिर्फ ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग कनेक्टेड थी, कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं था, जिसकी वजह से हमारा जो फेज डिफरेंस ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग के बीच था वो कम क्रिएट हो रहा था और हमें टॉर्क पुअर मिल रहा था, जिसकी वजह से इसका यूज लिमिटेड था। सेकंड मेथड थी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो हमने क्या सोचा कि हम कैसे टॉर्क को इम्प्रूव करें। तो टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर यूज किया गया। जैसा कि हम कैपेसिटर में जानते हैं कि जो कैपेसिटर का जो करंट होता है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री से लीड करता है। तो यहाँ पे हाई फेज डिफरेंस है जिस इसलिए हमने कैपेसिटर को सेलेक्ट किया स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमने सेकेंड मेथड कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर यूज की, जिसकी वजह से हमने स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव कर लिया। लेकिन हमारा रनिंग कंडीशन में कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी वेस्ट हो रही थी, जिससे हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ा कैपेसिटर को रनिंग कंडीशन में। तो हमारा जो रनिंग कंडीशन में नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा था, तो मेन डिसएडवांटेज क्या हो गया कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का, रनिंग कंडीशन में नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन एडवांटेज क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क को हम इम्प्रूव कर पाए। थर्ड जो मेथड थी, हमने सोचा कि कैसे नॉइज़ को रिड्यूस करें रनिंग कंडीशन में। तो कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर हमने सोचा कि कैपेसिटर को हम परमानेंटली कनेक्ट करेंगे और रनिंग कंडीशन में भी यूज करेंगे। तो हमने कैपेसिटेंस की लो वैल्यू सेलेक्ट की, जिससे कि हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी रनिंग कंडीशन में और टॉर्क भी इम्प्रूव होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क था वो कम हो गया रनिंग कंडीशन स्टार्टिंग में। लेकिन रनिंग कंडीशन में हम यहाँ पे नॉइज़ को रिड्यूस कर पाए, क्योंकि हमने कैपेसिटर को परमानेंटली कनेक्ट कर दिया रनिंग कंडीशन में भी। तो इसमें भी कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में, और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो कंप्लीट स्टार्टिंग कैसे मिले, तो कंप्लीट स्टार्टिंग के लिए हमने 4 मेथड यूज की, जो कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर है। तो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में हमने कैपेसिटर को स्टार्टिंग में भी यूज किया और रनिंग में भी यूज किया। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे स्टार्टिंग टॉर्क को भी इम्प्रूव करेंगे और नॉइज़ को भी रिड्यूस करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं थी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में। हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिल रहा था कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में, लेकिन नॉइज़ रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे। थर्ड में क्या था कि हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क वो कम हो गया था, लेकिन नॉइज़ हम रिड्यूस कर पा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज थे इन 2 मेथड्स में, लेकिन ये कंप्लीट स्टार्टिंग मेथड है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। हमारा रनिंग कंडीशन में जो है, तो ये 4 मेथड कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को यूज किया जाता है। तो जो थर्ड मेथड है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की, वो है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे कि कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड कराई, ये सप्लाई करंट है, ये हमारा मेन वाइंडिंग हो गई, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई। हमने यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा हुआ है। ये जो सब सप्लाई करंट है, ये
दो करंट में डिवाइड हुआ, मेन वाइंडिंग का करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट। हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू लो सेलेक्ट की है, जबकि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में हमने कैपेसिटर की वैल्यू हाई सेलेक्ट की हुई थी। यहाँ पे लो वैल्यू सेलेक्ट करने का रीज़न यही है कि हम इसको परमानेंटली कनेक्ट करना चाहते हैं रनिंग कंडीशन में भी, ताकि नॉइज प्रोड्यूस ना हो। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस अगर मैं लिखूं तो आर ए प्लस जे एक्स सी माइनस जे एक्स सी, एंड मेन वाइंडिंग का इम्पिडेंस अगर मैं लिखूं तो मेन वाइंडिंग का इम्पिडेंस आर एम प्लस जे एक्स एम। हम यहाँ पे मेन वाइंडिंग का इंडक्टिव इंडक्टेंस हाई रखते हैं और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई रखते हैं, ताकि ज़्यादा फेज डिफ्रेंशिएट किया जा सके ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में। अगर ज़्यादा फेज डिफरेंस होगा तो हमारा जो टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा वो भी मैक्सिमम होगा इस टॉर्क एक्सप्रेशन से। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का फ्लक्स और ये मेन वाइंडिंग का फ्लक्स, और ये इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा। तो अगर अल्फा ज़्यादा होगा तो हमारा टॉर्क भी हाई मिलेगा। तो अल्फा कैसे ज़्यादा होगा? अल्फा को ज़्यादा करने के लिए हमारा जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है वो मेन वाइंडिंग के करंट से लीड करना चाहिए। मीन्स फेज डिफरेंशिएट हाई होना चाहिए मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच के करंट में। तो वो कैसे क्रिएट होगा? तो हमने यहाँ पे कैपेसिटर सेलेक्ट किया, क्योंकि कैपेसिटर में हम जानते हैं करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करता है। हमारा जो मेन वाइंडिंग है लैगिंग हमने रखा, ताकि हाई फेज डिफरेंशिएट किया जा सके, क्योंकि मेन वाइंडिंग लैगिंग होने की वजह से, इंडक्टिव होने की वजह से जो हमारा करंट है, करंट इन इंडक्टर में क्या होता है कि वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है और कैपेसिटेंस में लीड करता है। तो हमारा यहाँ पे हाई फेज डिफरेंशिएट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस हो गया, ये मेन वाइंडिंग का इम्पिडेंस हो गया। अगर हम यहाँ पे मेन वाइंडिंग का करंट देखें तो यहाँ पे हम केवीएल लगा देंगे इस लूप में। इसी प्रकार ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट के लिए हम यहाँ पे केवीएल लगा देंगे। तो ये मेन वाइंडिंग के करंट, मेन वाइंडिंग का करंट मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूँ तो वी एट एंगल ऑफ 0 अपॉन अंडर रूट आर एम का स्क्वायर प्लस एक्स एम का स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ माइनस टेन इनवर्स एक्स एम अपॉन आर एम। ये इंडक्टेंस हाईली इंडक्टिव है मेन वाइंडिंग, जिसकी वजह से एंगल निगेटिव होगा और लैगिंग होगा वोल्टेज से हाईली, क्योंकि ये हाईली इंडक्टिव है। इंडक्टेंस में हम जानते हैं कि करंट लैग करता है वोल्टेज से। ये प्रॉपरली 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट वी एट एंगल ऑफ 0 अपॉन अंडर रूट आर ए का स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस एक्स सी का स्क्वायर एट एंगल ऑफ माइनस टेन इनवर्स एक्स ए माइनस एक्स सी अपॉन आर ए। यहाँ पे एक्स सी हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस के क्रॉस भी इम्पिडेंस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है कम लैग करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपेसिटर भी कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारा जो वोल्टेज से कम लैग करेगा, लेकिन मेन वाइंडिंग का करंट वो हाईली लैग करेगा। ये फेजर डायग्राम है। तो मैं अगर ये वोल्टेज को रेफरेंस लूँ यहाँ पे, तो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है वो लैग करेगा, लेकिन जो मेन वाइंडिंग का करंट है वो ज़्यादा लैग करेगा वोल्टेज से। ये अल्फ़ा ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच का करंट है। अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूं ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा। इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? पैरेललोग्राम की हेल्प से। ये रिजल्टेंट करंट और ये वोल्टेज, तो ये वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा फाई होगा। ये फाई क्या डोनेट कर रहा? फाई रिप्रेजेंट कर रहा पावर फैक्टर को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। तो हमारा जो पावर फैक्टर है अभी पुअर मिल रहा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा था वहाँ पे हाई था और रिजल्टेंट नियर टू यूनिटी आ रहा था, लेकिन ये रिजल्टेंट हमारा वोल्टेज से अभी मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर पुअर है। और जो एंगल है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में, ये टॉर्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस एक्सप्रेशन से हम समझ सकते हैं टॉर्क प्रोपोर्शनल फाई ए फाई एम साइन अल्फा। तो हमारा अल्फा जो होता है टॉर्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये फाई जो है पावर फैक्टर होता है। तो अगर हमारा अल्फा हाई हुआ तो हमारा टॉर्क भी हाई होगा, अगर हमारा अल्फा लेस हुआ तो टॉर्क भी लेस होगा।
अगर मैं अल्फ़ा को लिखूँ, अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन वर्स एक्स एम अपान आर एम माइनस टेन वर्स एक्स ए माइनस एक्स सी अपान आर ए, इन दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस है अल्फ़ा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या सेलेक्ट करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो टॉर्क है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो। तो ऐसा कि जानते हैं हम कि टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे होती है। तो हमारे जो टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस करने के लिए अल्फा को 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 10a माइनस 10b का फार्मूला लगा के यहाँ पे अल्फा को 90 डिग्री पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू सेलेक्ट की जाती है, ऐसे ही कैलकुलेशन परफॉर्म करके सेलेक्ट की जाती है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी रखें कि हमारा जो टॉर्क है मैक्सिमम मिले। लेकिन यहाँ पे हमें टॉर्क कम मिल रहा है, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच का एंगल कम हो गया यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपेसिटर को परमानेंटली कनेक्ट करके रखा। अब और कैपेसिटेंस की वैल्यू लो सेलेक्ट की, जिससे हमारा जो टॉर्क है स्टार्टिंग कम मिल रहा है। यहाँ पे एक मेन रीजन है ये कैपेसिटेंस की वैल्यू लो सेलेक्ट करने का, जो कि हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स से समझेंगे। तो हम अगर इसकी कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें, ये कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये टॉर्क, ये स्पीड, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ रही है। लेकिन हम यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारी जो स्लिप है बढ़ रही है, क्योंकि स्लिप और स्पीड अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जैसा कि यहाँ पे स्पीड हमारी रोटर की 0 है तो एन आर इक्वल्स टू 0, स्लिप एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। अगर रोटर की स्पीड 0 है तो स्लिप सॉरी अगर रोटर की स्पीड 0 है तो स्लिप 1 होगी यहाँ पे, क्योंकि रोटर की स्पीड 0 है। यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉर्क हमारा कम में हो गया कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के केस में, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर केस में हमारा जो कैपेसिटर था कुछ ऐसा मिल रहा था, कुछ ऐसा। फिर यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ कर दिया था, जिससे हमारा जो टॉर्क था सिर्फ मेन वाइंडिंग की वजह से मिल रहा था और नॉइस प्रोड्यूस हो रही थी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर केस में। लेकिन यहाँ पे हमने कैपेसिटर को रिमूव नहीं किया, कैपेसिटेंस की वैल्यू लो सेलेक्ट की, इस वजह से हमारा जो टॉर्क है कम हो गया। तो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा कम हो गया, यही मेन डिसएडवांटेज है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को यूज करने का। तो ये कुछ हमारा टॉर्क ऐसे होगा। ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा 70% ऑफ रेटेड स्पीड है। यहाँ पे हमने कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट नहीं किया, मीन्स सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हमें टू फेज सप्लाई मिल रही है। और टू फेज सप्लाई की वजह से जो हमारा टॉर्क है यूनिफॉर्म होगा, जिसकी वजह से नॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे जो मेन डिसएडवांटेज था कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में, हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया कैपेसिटर को कनेक्टेड करके रनिंग कंडीशन में भी। लेकिन हमारा जो डिसएडवांटेज हो गया कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में, स्टार्टिंग टॉर्क हमें कम मिल रहा है। तो इस वजह से हम कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं। हम केवल कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर ये कंप्लीट स्टार्टिंग प्रोवाइड कराती है। तो इस ग्राफ से अगर मैं कुछ पॉइंट कंक्लूड करूं तो फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क जैसा कि हम देख रहे हैं लेस मिल रहा है, स्टार्टिंग करंट भी लेस मिल रहा है, क्योंकि करंट लेस होगा तो टॉर्क भी कम होगा। थर्ड, पावर फैक्टर गुड। पावर फैक्टर गुड क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा जो टॉर्क है यूनिफॉर्म मिल रहा है। टू फेज सप्लाई की वजह से तो हमने कैपेसिटर को परमानेंटली कनेक्ट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर गुड होगा। अवेलेबल रेटिंग, जो इस मशीन के लिए अवेलेबल रेटिंग है 400 वाट से 1 किलोवाट तक है। यहाँ पे जो अवेलेबल रेटिंग है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में वो कम हो गई, किसके कंपैरिजन में? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में हम 6 किलोवाट तक की मोटर को ड्राइव कर पा रहे थे, लेकिन इसकी जो अवेलेबल रेटिंग है वो 400 वाट से 1 किलोवाट तक ही है, तो ये रेटिंग कम हो गई, ये डिसएडवांटेज है। फिफ्थ, अगर एप्लीकेशन वाइज देखें कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को, तो वो फैन, रेफ्रिजरेटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच में यूज की जाती है। मेनली जो कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को
फैन टाइप लोड में यूज करते हैं, क्योंकि फैन टाइप लोड में जो फैन का जो लोड टॉर्क होता है वो ऐसे इंक्रीज करता है, कुछ ऐसे। स्टार्टिंग में टॉर्क कम होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है तो टॉर्क भी बढ़ता जाता है। इसी प्रकार कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की टॉर्क की स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्टार्टिंग में कम होती है और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो टॉर्क भी बढ़ता जाता है। तो कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर फैन टाइप लोड को ड्राइव करने के लिए यूजफुल होती है, तो फैन टाइप लोड को हम इजिली ड्राइव कर पाते हैं। तो ये जो मेन डिसएडवांटेज है कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को यूज करने का, कि हमारा जो इनिशियल टॉर्क है वो कम हो गया, हम यहाँ ले, और एडवांटेज क्या है कि हम नॉइज़ को रिड्यूस कर पाए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई करूँगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि फोर्थ मेथड कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। इसको इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।